नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों कल की क्लास की यदि बात करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जो है पढ़ रहे थे, और राज्य वाई हमने देखी थी कौन से राज्य में कौन से डैम यानी कौन सी परियोजनाएं जो है बनी हुई हैं। तो हमारा दोस्तों एक दो राज्य रह गए हैं, पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हम भारतीय कृषि के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों दो चार पॉइंट हम इसको कर लेते हैं। कल का टॉपिक डैम वाला था, याद रखें दोस्तों डैम वाला। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना की यदि बात की जाए तो तेलंगाना में कौन कौन से डैम हैं। तो दोस्तों तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से डैम पड़ते हैं, जैसे दोस्तों सिंगोर बांध जो कि मंजीरा नदी पर है, निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है, और साथ ही दोस्तों कदम बांध जो कि कदम नदी पे गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, लिख लेते हैं इन तीनों को। निजाम सागर बांध, निजाम सागर, ये निजाम सागर बांध हो गया दोस्तों। ये किस नदी पर पड़ता है, मंजीरा नदी पर, ये मंजीरा नदी पर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये सिंगोर बांध हो गया, सिंगोर बांध ये किस नदी पर पड़ता है, तो ये भी जो है दोस्तों मंजीरा नदी पर जो है पड़ता है। कहाँ पे, मंजीरा नदी पर पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों किसकी बात आती है, अब आते हैं दोस्तों कदम बांध की। कदम बांध, तो ये कदम बांध जो है किस नदी पर पड़ता है, कदम्बे, कदम्बे गोदावरी नदी के संगम पर, गोदावरी नदी के संगम पर, याद रखें दोस्तों गोदावरी नदी के संगम पर पड़ता है कदम बांध। और ये सहायक नदी है, किसकी, सहायक नदी गोदावरी की है, याद रखें दोस्तों गोदावरी की है, याद रखें। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गए तेलंगाना के। अब दोस्तों यहाँ पे हम उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा में कौन सा डैम पड़ता है। तो उड़ीसा की यदि बात की जाए तो उड़ीसा में आप सभी को पता होगा हीराकुंड बांध पड़ता है। कौन सा दोस्तों, हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर पड़ता है, ये हीराकुंड बांध। और भारत का जो है सबसे लंबा बांध है कौन सा दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर। और ये हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखें दोस्तों। अब इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं, लंबाई कितनी है, कंक्रीट वाले भाग की लंबाई, याद रखें दोस्तों कंक्रीट वाले भाग की लंबाई की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर हो जाती है। और दोस्तों संपूर्ण लंबाई की यदि बात करते हैं, संपूर्ण लंबाई, तो संपूर्ण लंबाई कितनी होती है, 25.8 किलोमीटर, ये इसकी संपूर्ण लंबाई हो जाती है हीराकुंड बांध की। और ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर जिला में, संबलपुर जिला में पड़ता है, याद रखें दोस्तों उड़ीसा के संबलपुर जिला में जो है पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों आते हैं तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु में कौन सा बांध है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तमिलनाडु का मैट्टूर बांध कहाँ पे पड़ता है, ये कावेरी नदी पर पड़ता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको भी, मैट्टूर बांध, पहले तमिलनाडु लिख लेते हैं यहाँ पे, तमिलनाडु की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैट्टूर बांध पड़ता है। कौन सा, मैट्टूर बांध। और ये मैट्टूर बांध किस नदी पर पड़ता है, तो ये कावेरी नदी पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों उत्तराखंड के। उत्तराखंड में कौन कौन से डैम है, जैसे दोस्तों सोंग बांध हो गया, सोंग बांध,
तो ये सोंग बांध कहाँ पे पड़ता है? सोंग नदी पर पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? सोंग नदी पर जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं टिहरी बांध की। टिहरी बांध या टिहरी डैम, ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? भगीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर। भगीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर, याद रखें दोस्तों, भिलंगना के संगम पर जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टिहरी बांध की। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का जो है दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए दोस्तों, ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की बात करते हैं। कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों, 5 मीटर ऊंचाई है। और यदि फिट की बात की जाए दोस्तों, फिट में पूछा जाए तो 855 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखें दोस्तों, 855 फीट जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डैम जो है पड़ते हैं, तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना या रिहंद बांध, ये किस नदी पर पड़ता है दोस्तों? रिहंद नदी पर है। और ये रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। रिहंद इसी नदी पर बना है रिहंद बांध। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना, किसाऊ परियोजना जो है ये किस नदी पर पड़ती है? तो ये पड़ती है दोस्तों टोंस नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? टोंस नदी पर पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो जाता है दोस्तों कंप्लीट, यानी जो हमारा डैम या परियोजनाओं वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर हम भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन से डैम है? जैसे निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर है। सिंगूर बांध हो गया, ये मंजीरा नदी पर है। कदम बांध की बात करते हैं तो ये कदम नदी व गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। यानी जो गोदावरी की सहायक नदी है कदम, जब कदम जो है गोदावरी में आकर मिलती है तो इन दोनों के संगम पर बंधा हुआ है कदम बांध। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कुछ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में है हीराकुंड बांध। और भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कंक्रीट वाले भाग की बात करेंगे तो 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। यदि संपूर्ण लंबाई की बात करते हैं तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है हीराकुंड बांध की। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंक्रीट वाला भाग भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी इसकी संपूर्ण लंबाई भी जो है पूछ लेता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर मैट्टूर बांध है, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे सोंग बांध है, सोंग नदी पर। टिहरी बांध की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये भगीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यानी जहाँ पे भिलंगना नदी भगीरथी नदी में आकर मिलती है तो इन दोनों के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। और साथ ही भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन फीटों में पूछा जाए तो 855 फीट जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है टिहरी बांध की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक तो रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर है, यूपी के सोनभद्र जिले में है। और किसाऊ परियोजना की बात करेंगे तो ये टोंस नदी पर है। याद रखें दोस्तों, यानी किसाऊ परियोजना किस नदी पर पड़ती है? तो ये पड़ती है दोस्तों टोंस नदी पर। कहाँ पे? टोंस नदी पर। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि। तो आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है भारतीय कृषि। यानी दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि की यदि बात की जाए तो इसको जो हम ऋतुओं के आधार पर जो है बांट कर पढ़ते हैं। यानी ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांट कर जो है पढ़ा जाता है। जैसे रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, जायद की फसलें हैं। तो इन तीनों
भागों में जो है बांट कर पढ़ते हैं ऋतुओं के आधार पर। आप देखेंगे दोस्तों इन तीनों भागों में जो है कौन कौन सी फसलें आती हैं, इनकी बुआई का, कटाई का और मानसून क्या क्या है, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रबी की फसलें। और यदि दूसरे भाग की बात की जाए, दूसरा है दोस्तों खरीफ की फसलें। और तीसरे की यदि बात की जाए, तीसरा है दोस्तों जायद फसलें। तो इन 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं फसलों को ऋतुओं के आधार पर बांट कर। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं रबी की फसलें। तो इनकी कटाई का, बुआई का, किस सीजन की फसल हैं, कौन सा मानसून है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों रबी की फसलों की यदि बात की जाए तो इनकी बुआई का समय, कटाई का समय। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे बुआई का समय, यानी जो रबी की फसलें हैं इनको किस समय बोया जाता है। साथ ही दोस्तों कटाई का समय, यानी इनकी कटाई कब की जाती है, कटाई का समय। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये किस काल यानी किस सीजन की फसलें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मानसून की बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं एक एक करके इनको। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं रबी की फसलों की यदि बात की जाए तो इनकी बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में इनको दोस्तों बोया जाता है। और कटाई की यदि बात की जाए तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। मार्च अप्रैल में जो है दोस्तों इनकी कटाई की जाती है। और शीतकालीन फसलें तो कैसी फसलें हैं दोस्तों, शीतकालीन फसलें हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। याद रखें दोस्तों, वर्षा से जो है लाभ मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रबी की फसलें, यानी कौन कौन सी जो है रबी की फसलों में आती हैं। तो इनको देख लेते हैं फसलें। तो कौन कौन सी फसलें जो हैं रबी की आती हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गेहूँ हो गया। तो गेहूँ जो है रबी की फसल है। जो भी जो है रबी की फसल, चना हो गया, ये मटर हो गया, मसूर, आलू हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अलसी हो गया, राई व सरसों। तो दोस्तों ये सभी कैसी फसलें हैं, ये सभी जो हैं रबी की फसलें। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम देखेंगे खरीफ की फसलों में, यानी ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों को 3 भागों में बांट कर जो है पढ़ते हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। अब दोस्तों रबी की फसलों की यदि बात की जाए तो इनके बुआई का समय होता है, यानी अक्टूबर नवंबर में जो है रबी की फसलें बोई जाती हैं। और इनकी कटाई की यदि बात की जाए तो मार्च अप्रैल में दोस्तों रबी की फसलों की कटाई की जाती है। किस काल यानी सीजन की फसलें हैं, तो शीतकालीन फसलें हैं। मानसून की यदि बात की जाए तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से जो है लाभ मिलता है रबी की फसलों को। अब कौन कौन सी फसलें रबी में आती हैं दोस्तों, जैसे गेहूँ हो गई, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, राई व सरसों। तो दोस्तों ये सारी फसलें जो है कैसी फसलें हैं, ये सारी फसलें जो हैं रबी की फसलें हैं, जिनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में जो है की जाती है। तो ये आपको अच्छे से
याद रखना आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे खरीफ की फसलों की। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों की यदि बात की जाए तो खरीफ की फसलों में जो है कौन कौन सी फसल आती हैं। तो पहले इनका बुआई का समय देख लेते हैं। बुआई का समय, बुआई का समय। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कटाई का समय, यानी खरीफ की फसलों का कटाई का समय क्या है, किस समय जो है खरीफ की फसलें काटी जाती हैं। और यदि बात की जाए ये किस काल की फसलें हैं, किस सीजन की फसलें हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम मानसून की बात करेंगे, मानसून। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो खरीफ की फसलें हैं इनको कब बोया जाता है। तो जून जुलाई में दोस्तों, जून जुलाई में जो है इनको बोया जाता है। कब? जून जुलाई में जो है इनको बोया जाता है। और साथ ही दोस्तों सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाती है। सितंबर सितंबर अक्टूबर, यानी जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में जो है दोस्तों काट लिया जाता है। काल की बात की जाए तो वर्षाकालीन फसलें, वर्षाकालीन फसलें, ये वर्षाकालीन फसलें। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। याद रखें दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये कौन सा है, ये है वेस्ट और ये है साउथ। यानी इस मानसून से जो है इधर क्या पड़ता है, अरब सागर। याद रखें दोस्तों, अरब सागर। तो इस मानसून से जो है लाभ मिलता है किनको दोस्तों, खरीफ की फसलों को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं, खरीफ की फसलें। तो इनको देख लेते हैं फसलें कौन कौन सी हैं खरीफ की। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे धान हो गई, कौन सी दोस्तों, धान हो गई। और साथ ही दोस्तों सोयाबीन, ये सोयाबीन हो गई। सोयाबीन के बाद आती है दोस्तों अरहर हो जाती है, अरहर, अरहर। तिल हो गई। साथ ही दोस्तों मूंग, मूंग हो गई। उड़द, उड़द। ये लोबिया हो गया, लोबिया हो गया। और साथ ही दोस्तों ज्वार, ज्वार। रागी होगी, क्या दोस्तों, रागी। और साथ ही दोस्तों बाजरा, मक्का, बाजरा। ये मक्का होगी, बाजरा, मक्का। और साथ ही दोस्तों कपास, कपास। मूंगफली, मूंगफली व गन्ना। तो ये सभी कैसी फसलें हैं, तो ये सभी जो है दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जायद की फसलों की, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जायद की फसलें। और जायद की फसलों के बाद एक साथ इनका रिवीजन करेंगे, जायद की फसलें। जायद की फसलों की दोस्तों यदि बात की जाए तो ये जो है रबी व खरीफ की मध्यवर्ती समय में जो है उगाई जाती हैं। तो लिख लेते हैं इसको दोस्तों, रबी व खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है, मध्यवर्ती काल में उगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। और साथ ही दोस्तों इनकी यदि बात की जाए तो मार्च में बुआई करके जून में काट लिया जाता है। मार्च में बुआई करके, मार्च में बुआई करके, बुआई करके जून में काट लिया जाता है। जून में काट लिया जाता है, कि जून में जो इनको काट लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ये किस काल की फसलें हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं काल, किस काल की जो है फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें, कैसी फसलें हैं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। और साथ ही दोस्तों जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, तो इनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे दोस्तों खीरा हो गया, ककड़ी, खीरा, ककड़ी।
और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तरबूज हो गया, तरबूज हो गया। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों खरबूज हो गया, खरबूज, ये खरबूज। और साथ ही दोस्तों करेला, भिंडी, करेला व भिंडी। तो ये सभी जो हैं जायद की फसलें। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसलों की यदि बात की जाए तो इनकी बुआई का समय होता है दोस्तों जून जुलाई में जो है खरीफ की फसलों को बोया जाता है। और साथ ही कटाई की यदि बात की जाए तो इनका कटाई का समय सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। काल की यदि बात की जाए तो वर्षाकालीन फसलें होती हैं खरीफ की फसलें। मानसून की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया दक्षिण। इस वाले मानसून से जो है लाभ मिलता है खरीफ की फसलों को। और साथ ही दोस्तों खरीफ की फसलें जैसे धान हो गई, धान आप सभी को पता होगा जून जुलाई में इसको बोया जाता है। धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना। तो ये सभी जो हैं कैसी फसलें हैं? तो ये सभी जो हैं दोस्तों ये फसलें हैं खरीफ की, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और जायद की फसलों की या यदि बात करते हैं तो रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में, यानी रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है या मध्यवर्ती काल में जो है इनको उगाया जाता है। जैसे मार्च में जो है इनकी बुआई कर लेते हैं और जून जून में जो है इनको काट लिया जाता है। किस काल की फसलें हैं? ग्रीष्मकालीन फसलें हैं। और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? तो जैसे दोस्तों खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, भिंडी। तो ये सारी फसलें कैसी हैं? ये सारी जो हैं जायद की फसलें हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागवानी फसलें, वृक्षारोपण फसलें। तो इन सभी को जो है देख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है हेडक्वार्टर एवं बोर्ड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इनको लिख लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। यानी सबसे पहले देखेंगे नकदी फसलें क्या होती हैं। नकदी फसलें, नकदी फसलों की यदि बात की जाए तो दोस्तों नकदी फसलें उन्हें कहा जाता है जिनको जो है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। जैसे दोस्तों कपास हो जाती है, जूट, गन्ना व तंबाकू। इनको जो है किसान जो है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से जो है उगाता है। तो लिख लेंगे कपास हो गई, कपास, जूट हो गई, गन्ना व तंबाकू। इनको जो है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। किसान इनको जो है सभी पूरी फसल को घर में जो है यूज नहीं कर सकता। और साथ ही दोस्तों खाद्यान्न फसलों की यदि बात की जाए, खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें वह होती हैं जिनको जो है किसान खाने के उद्देश्य से उगाता है। जैसे दोस्तों चावल हो जाती है, चावल हो जाती है, गेहूँ गेहूँ, मक्का। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बाजरा हो जाती है, बाजरा और वह ज्वार। तो ये जो है दोस्तों खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं क्योंकि इनको जो है किसान खाने के उद्देश्य से जो है उगाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बागवानी फसलें, बागवानी फसलें। तो बागवानी फसलें कौन सी हैं? बागवानी फसलों की यदि बात की जाए तो नाशपाती, नाशपाती और साथ ही दोस्तों नाशपाती और सेब, ये बागवानी फसलों में जो हैं आती हैं। अब यहाँ पे वृक्षारोपण फसलों की बात कर लेते हैं। वृक्षारोपण फसलें, वृक्षारोपण फसलों की यदि बात की जाए तो वृक्षारोपण फसलों में कौन कौन सी आती हैं? चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी जो है ये वृक्षारोपण फसलों में आती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, चाय और कॉफ़ी याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है। तो इनमें जो है किसका उत्पादन जो है किया जाता है? तो इनको भी आप देख लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर की यदि बात की जाए तो इसमें जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्या दोस्तों? मधुमक्खी पालन किया जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन हो गया। फिर सेरीकल्चर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों रेशम कीट पालन किया जाता है, रेशम कीट पालन जो है किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं विटीकल्चर की, विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का उत्पादन किया जाता है, अंगूर का उत्पादन जो है
किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लोरी कल्चर की। फ्लोरी फ्लोरी कल्चर की यदि बात करते हैं तो फ्लोरी कल्चर में जो है फूलों का उत्पादन किया जाता है। फूलों का उत्पादन जो है किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पीसी कल्चर की। पीसी पीसी कल्चर की यदि बात की जाए तो मछली पालन किया जाता है। क्या दोस्तों? पालन मछली पालन जो है किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की यदि बात की जाए तो इसमें जो है बागवानी फसलें की जाती हैं। कैसी? बागवानी फसलें की जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स की यदि बात की जाए तो इसमें जो है जल में पौधों को उगाया जाता है। जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना, पौधों को उगाना। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स की यदि बात की जाए तो दोस्तों एरोपोनिक्स की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, ये एरोपोनिक्स में आता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं नकदी फसलें, यानी नकदी फसलें जिनको जो है मार्केट में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। तो कपास हो जाती है, जूट, गन्ना और तंबाकू। और साथ ही दोस्तों खाद्यान्न फसलें जिनको खाने के उद्देश्य से उगाया जाता है तो गेहूँ हो जाती है, यानी चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा और ज्वार हो जाती है। बागवानी फसलों की यदि बात की जाए तो इसमें नाशपाती और सेब आ जाता है बागवानी फसलों में। वृक्षारोपण फसलों में चाय और कॉफ़ी, ये वृक्षारोपण फसलों में आ जाती हैं। और साथ ही दोस्तों एपीकल्चर की यहाँ पे हम बात करेंगे। एपीकल्चर तो इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। एपीकल्चर में सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। अब दोस्तों ये जो एपीकल्चर है इसमें जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जितने भी कल्चर हैं यहाँ पर जो है बड़े स्तर पर जो है सभी क्रियाएं जो है की जाती हैं। जैसे सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है बड़े स्तर पर। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन जो है किया जाता है। फ्लोरिकल्चर की यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसमें फूलों का उत्पादन जो है किया जाता है। किसका? फूलों का उत्पादन। और साथ ही दोस्तों पीसीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें मछली पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो इसमें बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। हाइड्रोपोनिक्स में जो है दोस्तों जल में पौधों को उगाना। और एरोपोनिक्स की बात करेंगे तो इसमें जो है हवा में पौधों को उगाना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसमें जो बाकी हमारा बचा हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर में, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।